नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 7 ब्रिज मैनुअल का इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। तो यदि आप जेईई या आईएएन की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर। आप इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स का सारे टेक्निकल क्वेश्चन एक जगह कर दिया गया है जो लोगों की डिमांड थी, और जो हम वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो का पीडीएफ भी हम उसमें अपलोड कर चुके हैं। तो आप वहां से जाकर के इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करके खाली समय में पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, थियोरेटिकली ए डाइवर कैन वर्क अप टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो गोताखोर होते हैं वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर कितना जा सकते हैं। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा 25 मीटर तक थियोरेटिकली उनका रहता है। कहाँ लिखा हुआ है? तो ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 425 में आ जाइए। पॉइंट नंबर यहाँ से देखिए जहाँ से मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। थियोरेटिकली ए डाइवर कैन वर्क अप टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ 25 मीटर्स। थियोरेटिकली उनको 75 मीटर तक जाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकली में कितना जाना होता है? तो देखिए अगला लाइन वही लिखा हुआ है, बट इन प्रैक्टिस इट मे बी लिमिटेड टू अबाउट 35 मीटर्स। थियोरेटिकली दोस्तों है 75 मीटर और प्रैक्टिस के केस में है कितना? आपको 35 मीटर्स। तो ये दो डाटा आपको याद करना है गोताखोर के केस में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए सेम प्रश्न आ गया। कैसे क्वेश्चन एराइज होता है देखते हैं। कह रहा है, डाइवर्स फॉर सिंकिंग इन प्रैक्टिस इट मे बी लिमिटेड टू। कितना होगा लिमिटेड टू? अभी हम लोग देखें दोस्तों 35 मीटर्स लिमिटेड है प्रैक्टिस के केस में। 75 है थियोरेटिकली 75 मीटर और 35 मीटर है उनको प्रैक्टिस में करना है। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 425 में, यहाँ से पढ़ते हैं। थियोरेटिकली ए डाइवर कैन वर्क अप टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर 75 मीटर, बट इन प्रैक्टिस इट में बी लिमिटेड टू अबाउट 35 मीटर्स। प्रैक्टिस के केस में वो लिमिटेड कितना है? 35 मीटर ही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, डेप्थ फाउंडेशन इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर देन। डेप्थ ऑफ वाटर मोर देन कितना होना चाहिए डेप्थ फाउंडेशन के केस में? देखिए दोस्तों पहले पारा देख लेते हैं। पारा नंबर 404 का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज मोर देन 10 मीटर्स। जब मोर देन 10 मीटर्स होगा तब हम लोग डीप फाउंडेशन का प्रयोग करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 10 मीटर्स, ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए अगले केस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, पाइल फाउंडेशन बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ लोड इंक्लूडिंग। कह रहा है जो पाइल फाउंडेशन होता है वो ट्रांसफर ऑफ लोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों पहले बता दें कि जो पाइल फाउंडेशन होता है वो अनेक प्रकार के होता है। उस पर डिपेंड करता है किस पे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कंस्ट्रक्शन के आधार पर अलग होता है, ट्रांसफर ऑफ लोड के आधार पर अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ लोड के आधार पर कितने प्रकार के होंगे। देखिए पारा नंबर 7 में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन का पाइल्स में भी क्लासिफाइड एज अंडर का पहला पॉइंट ही है वो क्या? बेस्ड ऑन मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड। ट्रांसफर ऑफ लोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 1, 2 और 3। पहला है फ्रिक्शन पाइल्स, दूसरा है बेयरिंग पाइल्स और तीसरा है बेयरिंग कम फ्रिक्शन पाइल्स। तो ये 3 प्रकार के पाइल्स होते हैं किस पे? ट्रांसफर ऑफ लोड के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन में देखिए फ्रिक्शन पाइल्स एगो टैली कर रहा है, बाकी ये तीनों टैली नहीं कर रहा है लोड के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन ऑफ पाइल्स। क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं आता एग्जाम में दोस्तों, सिर्फ मेन टॉपिक को हमको कवर करना है, उसके डाटा को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। सिर्फ आप ये डाटा याद रखिए कि ट्रांसफर ऑफ लोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप छांट पाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है जो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन पाइल्स हमारा एक टैली कर रहा है, ये दोनों नहीं है। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पाइल फाउंडेशन से एक और प्रश्न ले लेते हैं। ये प्रश्न कह रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए टाइप ऑफ पाइल्ड बेस्ड ऑन लोड ट्रांसफर। लोड ट्रांसफर के आधार पर इनमें से कौन सा पाइल फाउंडेशन एक नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए बोरेड पाइल्स नहीं है, बाकी ये तीनों हम अभी ही देखे थे, फ्रिक्शन पाइल्स, बेयरिंग पाइल्स और बेयरिंग कम फ्रिक्शन पाइल्स। कहाँ है? देखिए बेस्ड ऑन मैनर ऑफ
ट्रांसफर ऑफ लोड के आधार पर 3 प्रकार के पाइल्स होते हैं, ए बी सी, फ्रिक्शन पाइल्स, बेरिंग पाइल्स और बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल्स। तो 3 ऑप्शन में है, ये वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत आंसर, यही नहीं है। प्रश्न पूछ रहा था कौन सा इसमें से नहीं है, तो क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लेंथ ऑफ गाइड कास्टिंग प्रोवाइडेड फॉर बोरेड कास्ट इन सितु पाइल्स इज जनरली कितना होता है, तो ये जनरली होता है 3 से 4 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 411 में कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 बोरेड कास्ट इन सितु पाइल्स में आ जाइए। ए गाइड केसिंग ऑफ 3 to 4 मीटर लेंथ इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द बोर होल्स। कितना है, 3 से 4 मीटर लेंथ प्रोवाइड किया जाता है। तो आंसर हमारा हो गया 3 से 4 मीटर, ऑप्शन 3। थोड़ा सा इसमें और यदि देखना चाहेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता दें ये 3 प्रकार के होता है। और तीसरा नंबर प्रश्न से पूछा था, वो तीनों हम आपको दिखा देते हैं। चलिए लेके चलते हैं हम आपको ब्रिज मैनुअल में। देखिए हम लेके आ गए हैं आपको ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 411 का प्रश्न यहाँ से था, 3 नंबर पॉइंट का ये वाला प्रश्न था। देखिए 3 प्रकार के होता है कंस्ट्रक्शन पाइल्स, ड्रिवेन प्री कास्ट पाइल्स, फिर ड्रिवेन कास्ट इन सितु पाइल्स, और एक होता है बोरेड कास्ट इन सितु पाइल्स। ये 3 प्रकार के होते हैं कंस्ट्रक्शन पाइल फाउंडेशन। तो ये तीनों डाटा हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है लार्ज डायमीटर बोरेड पाइल्स फॉर रेलवे ब्रिज आर नॉर्मली डायमीटर मोर देन, कितना होना चाहिए, मोर देन, तो मोर देन होना चाहिए 1 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 1000 mm में है दोस्तों, मीटर में हो जाएगा 1 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है, आज ये ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 407 का पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लार्ज डायमीटर बोरेड पाइल ऑफ मोर देन 1 मीटर डायमीटर आर नॉर्मली यूज्ड फॉर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन। रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के केस में 1 मीटर से ज़्यादा हम लोग को बोरेड पाइल्स का उपयोग किया जाता है, उसका डाया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है विच फैक्टर इज कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग टाइप ऑफ पाइल्स। जब हम पाइल्स का सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं। देखिए दोस्तों पारा नंबर 408 में दिया हुआ है, टॉपिक ही यही है, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पाइल्स। क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। द फॉलोइंग फैक्टर आर टू बी कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग टाइप ऑफ पाइल्स। कौन कौन सा फैक्टर है, पहला नंबर है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस एंड हेडरूम, ये चेक करते हैं। दूसरा प्रॉक्सिमिटी टू द स्ट्रक्चर। तीसरा चेक करते हैं रिलायबिलिटी, और चौथा चेक करते हैं लिमिटेशन ऑफ लेंथ। तो ये 4 पॉइंट है जो हम लोगों को कंसीडर करना चाहिए, कब, जब आप किसी पाइल्स का सिलेक्शन करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एबिलिटी ऑफ स्पेस ये भी है, हेडरूम भी है, लिमिटेशन ऑफ लेंथ ये भी है, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, कह रहा है नॉर्मल मैक्सिमम लेंथ ऑफ ड्राइवन पाइल्स इज, उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होता है। तो देखते हैं पारा नंबर 408 का पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ लिमिटेशन ऑफ लेंथ में पढ़ते हैं। करा कास्ट इन सितु पाइल्स कैन बी फॉर्म्ड टू एनी डिजायर्ड लेंथ। द लेंथ ऑफ ड्राइवन पाइल्स नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 25 to 30 मीटर, 25 to 30 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ ड्रिवेन इक्विपमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 25 से 30 मीटर। 25 से 30 मीटर कहाँ दिया हुआ दोस्तों, ये है 25 to 30 मीटर्स से ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ नहीं होना चाहिए ड्राइवन पाइल्स का। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है जो बहुत ही VVI है, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, 30% का ये रिपीटेड प्रश्न है, यानी आप इसको कह सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, PYQ प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है हीलीज फार्मूला इज मोर रिलायबल इन, किसमें ज़्यादा सूटेबल है हीली फार्मूला। तो आंसर हो जाएगा नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है, कोहेसिव सॉइल के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए ज़्यादा रिलायबल है ये, कौन सा, हीली फार्मूला। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 पर लिखा हुआ कहाँ है, आइए देख लेते हैं पहले। पारा नंबर 410 का B नंबर पॉइंट पर ये
फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल हिली फार्मूला इज मोर रिलायबल देन अदर फार्मूला। तो आंसर हो जाएगा नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए क्या है ये मुख्य रूप से सुटेबल है हमारा हिली फार्मूला। अगला पॉइंट भी देख लीजिए, हिली फार्मूला इज नॉट रिलायबल इन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए ज़्यादा रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हिली फार्मूला इज नॉट रिलायबल इन, किस में रिलायबल नहीं है हिली फार्मूला। तो अभी हम लोग देखे थे कि कोहेसिव सॉइल के लिए क्या है ये रिलायबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कोहेसिव सॉइल। चलिए फिर से देख लेते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। पारा नंबर 410 में लिखा हुआ है ब्रिज मैनुअल का पॉइंट नंबर बी में लास्ट लाइन क्लियर किया हुआ है, हिली फार्मूला इज नॉट रिलायबल इन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए रिलायबल नहीं है किस में रिलायबल ये, तो नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए ज़्यादा सूटेबल है। किसके लिए है, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए। तो दोस्तों ये दोनों डाटा 30% एग्जाम के लिए तो बहुत VVI एग्जाम है। ये कौन सा हिली फार्मूला अक्सर पूछता है ये एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, PYQ प्रश्न है ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है, लोड टेस्ट ऑन पाइल्स शुड बी कैरिड आउट आफ्टर कास्ट इन। कह रहा लोड टेस्ट कितने दिनों के, कास्टिंग के कितने दिनों बाद स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे लोड टेस्ट को। तो आंसर हो जाएगा 28 दिनों के बाद ही लोड टेस्ट करते हैं, कास्टिंग के 28 दिन बाद ही, आफ्टर कास्टिंग। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 410 में ब्रिज मैनुअल में लिखा हुआ है का पॉइंट नंबर C पढ़िए, 1 का C। कह रहा लोड टेस्ट इज मोस्ट डिजायरेबल, द लोड टेस्ट ऑन द पाइल शुड बी कैरिड आउट 4 वीक्स आफ्टर कास्टिंग ऑफ द पाइल्स। 4 वीक्स का मतलब हो गया दोस्तों 4 × 7 यानी 728, यानी हो जाएगा हमारा 28 डेज। चलिए क्लियर है आंसर यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये 70% में 2-3 बार पूछा है ये प्रश्न। क्या है प्रश्न, कह रहा मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर पाइल डिजाइन इज। मिनिमम फैक्टर सेफ्टी का कितना होता है जब आप पाइल को डिजाइन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2.5 होता है इसका मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 410 में ही लिखा हुआ है ब्रिज मैनुअल का पॉइंट नंबर B में, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ स्टैटिक और डायनेमिक फार्मूला सेल बी 2.5। कितना है दोस्तों वैल्यू इसका, 2.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर 2.5। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, परमिसिबल डेविएशन फॉर वर्टिकल पाइल्स ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो देखिए दिया हुआ है 412 में लिखा हुआ है परमिसिबल टॉलरेंस वाइल ड्राइविंग पाइल्स। जब पाइल्स को ड्राइविंग करते हैं तो कहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर A में पढ़िए, एज अ गाइड फॉर वर्टिकल पाइल्स ए डेविएशन ऑफ 1.5%। तो वर्टिकल के लिए हमारा डेविएशन कितना हो गया दोस्तों, 1.5% हो गया। इसमें एक और डाटा है जो इंपॉर्टेंट है, वो अगला लाइन में लिखा हुआ है, फॉर रेकर पाइल्स ए डेविएशन ऑफ 4% शुड नॉट नॉर्मली बी एक्सीड। यानी रेकर पाइल्स के लिए दोस्तों, रेकर पाइल्स के लिए 4% से ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। और वर्टिकल पाइल्स के लिए जो अभी हमारा प्रश्न है वो है वर्टिकल पाइल्स के लिए, तो वह है 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2 डाटा हो गया, एक है रेकर पाइल्स के लिए, एक है वर्टिकल पाइल्स के लिए। एक है हमारा वर्टिकल पाइल्स के लिए। तो वर्टिकल पाइल्स के लिए हो जाएगा 1.5 और रेकर पाइल्स के लिए 4%। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा उसी को है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा देखते हैं। परमिसेबल डेविएशन फॉर रेकर पाइल्स ड्यूरिंग ड्राइविंग इज। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया ना कि रेकर पाइल्स के लिए पूछ रहा है परमिसेबल डेविएशन। तो अभी हम लोग देखे थे, बताइए आंसर कितना होगा। आंसर हो जाएगा 4%, क्योंकि हम लोगों ने देखा था रेकर पाइल्स के लिए 4% है और वर्टिकल पाइल्स के लिए है 1.5%। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 412 में क्लियर किया हुआ है, फॉर द वर्टिकल पाइल्स ए डेविएशन ऑफ 1.5% एंड फॉर रेकर पाइल्स ए डेविएशन ऑफ 4% शुड नॉट नॉर्मली बी एक्सीडेड। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। तो ये 2 प्रश्न हैं जो टॉलरेंस के केस में पूछता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये
30% में भी प्रश्न आ चुका है कितनी बार, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न है मैक्सिमम डिविएशन अलाउड फॉर बोरेड कास्ट इन सीतू पाइल्स। सीतू पाइल्स के लिए मैक्सिमम डिविएशन कितना है? तो आंसर हो जाएगा 75 mm और D/10। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए, पारा नंबर 412। ये 412 है दोस्तों, पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको। ये पारा नंबर है 412। 412 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा है पाइल्स शुड नोट डेविएट मोर देन 75 mm और D/10 इन कास्ट ऑफ बोरेड कास्ट सीतू पाइल्स। ठीक है, यानी बोरेड कास्ट सीतू पाइल्स में डेविएशन जो है 75 mm या D/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। हमारा प्रश्न है दोस्तों, डिफेक्टिव पाइल्स में भी, डिफेक्टिव पाइल्स को क्या करना है आपको? तो डिफेक्टिव पाइल्स को हमको रिमूव्ड और लेफ्ट इन पैलेस कर देना है। कहाँ पे लिखा हुआ है? पारा नंबर 404 का 1 नंबर पॉइंट में स्पष्ट क्लियर किया हुआ है। इन द केस डिफेक्टिव पाइल्स आर फॉर्म्ड, यदि डिफेक्टिव पाइल्स फॉर्म हो जाता है तो दे शैल बी रिमूव्ड और लेफ्ट इन पैलेस विच एवर इज मोर कन्वीनियंट without affecting the performance of the adjacent piles or group as a whole. Additional piles shall be provided to the replace them as necessary. Replace कीजिए और तुरंत एडिशनल पाइल्स वहाँ पे लगाइए, यानी आपको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है या लेफ्ट इन पैलेस कर देना है। अगला प्रश्न है, अब हम वो टॉपिक टच करने वाले हैं दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा 30% में क्वेश्चन अराइज होते हैं। कौन सा? बेल फाउंडेशन। आइए देखते हैं पहला प्रश्न बेल फाउंडेशन का। कह रहा है कॉमनली यूज्ड बेल फाउंडेशन शेप आर। बेल फाउंडेशन का कौन कौन सा शेप हम लोग यूज में करते हैं, यानी किस प्रकार का बेल फाउंडेशन उपयोग करते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा हमारा सर्कुलर और डबल डी बेल फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 417 में आ जाइए। टाइप ऑफ बेल फाउंडेशन में दिया हुआ है द टाइप कॉमनली यूज्ड आर सर्कुलर बेल फाउंडेशन और डबल डी बेल फाउंडेशन। यही 2 प्रकार के बेल फाउंडेशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। अगला प्रश्न है बेल फाउंडेशन से ही है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा सर्कुलर वेल्स आर सुटेबल फॉर ब्रिज विथ। कह रहा जो बेल फाउंडेशन का सर्कुलर वेल है, 2 ही तो होता है, एक सर्कुलर बेल फाउंडेशन, एक डबल डी। तो सर्कुलर बेल फाउंडेशन किस लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर इसको प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों सर्कुलर बेल फाउंडेशन को सिंगल लाइन के केस में प्रयोग किया जाता है और डबल डी को डबल लाइन के केस में प्रयोग किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 417 में ही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर नीचे पढ़िए। फॉर ब्रिज विथ सिंगल लाइन सर्कुलर वेल आर एडॉप्टेड और वेयर द पायर लेंथ इज लार्ज एज इन द केस ऑफ डबल लाइन ब्रिज डबल डी वेल में बी यूज्ड। क्लियर है? सिंगल लाइन के केस में, चलिए याद कर लीजिए, फिर से रिपीट करते हैं उसको। सिंगल लाइन के केस में सर्कुलर बेल फाउंडेशन, सर्कुलर, और डबल लाइन के केस में यदि डबल लाइन है तो डबल डी बेल फाउंडेशन का प्रयोग होगा, डबल डी। तो ये 2 है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा बेल फाउंडेशन से ही है। कह रहा डबल डी बेल आर प्रिफर्ड वेयर पायर लेंथ इज। कह रहे डबल डी हम लोग कहाँ प्रीफर करते हैं? तो डबल डी हम लोग वैसी जगह प्रीफर करते हैं जहाँ पायर लेंथ बहुत लार्ज हो, बड़ा हो। ऑप्शन देखिए कितना क्लोज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी स्मॉल। तो आंसर हो जाएगा लार्ज। कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे मैनुअल में भी मेंशन किया हुआ है। पारा नंबर 417 का अभी जो हम लोग पढ़े थे उसमें देख लीजिए। फॉर ब्रिज विथ सिंगल लाइन सर्कुलर वेल आर अडोप्टेड वेयर, अडोप्टेड नहीं है, एडिक्वेट है, where the pier length is large as in the case of double D line bridge। तो किस केस में प्रयोग किया जाता है? लार्ज के केस में हम लोग प्रयोग करते हैं। किसको? डबल डी को। एक तो डबल लाइन में वो भी पायर का लेंथ कितना होना चाहिए? लार्ज रहेगा, तब हम लोग प्रयोग करेंगे किसको? डबल डी का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ही बेल फाउंडेशन से ही है। कह रहा 1 एडवांटेज ऑफ सर्कुलर वेल इज। जो सर्कुलर वेल है बेल फाउंडेशन का टाइप, उसका क्या एडवांटेज है, किस लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। जिसका स्ट्रेंथ होता है सर्कुलर का ऑल डायरेक्शन में एक ही होता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 417 में आ जाइए। टाइप ऑफ वेल में का पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। पहला लाइन यही लिखा हुआ है। कह रहा द सर्कुलर वेल
is simple to construct, easy to sink and has uniform strength in all direction। कह रहा कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होता है सभी डायरेक्शन में और इजी टू सिंक होता है। हमने ये ऑप्शन नहीं लिया दोस्तों, ये भी होगा यदि ऑप्शन में रहेगा तो। इजी टू सिंक होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रयोग क्या किसको करते हैं, सर्कुलर वेल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये इसका एडवांटेज है, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए वो भी उपयोगी हो सकता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द ओनली डिसएडवांटेज इज द लिमिटेशन इन साइज विच रिस्ट्रिक्ट इट्स यूज टू ब्रिज विथ स्मॉलर पायर्स। इसका साइज का लिमिटेशन होता है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉलर पायर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसका एडवांटेज एक और क्या है, एडवांटेज है इट कैन बी बेटर कंट्रोल अगेंस्ट टिल्ट एंड टिल्ट करेक्शन इज ऑल्सो ईजियर। इसका टिल्ट करना और टिल्टिंग करेक्शन करना दोनों ईजी है सर्कुलर का, इसलिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो एडवांटेज 3 हो गया दोस्तों, एक हो गया इजी टू सिंक और दूसरा है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन और तीसरा है अगेंस्ट टिल्ट एंड टिल्ट करेक्शन। ये हो गया। और डिसएडवांटेज है इसका कि स्मॉल में सिर्फ क्या होता है, इसका साइज जो है लिमिटेशन है, छोटा होता है, इसलिए हम लोग स्मॉलर पायर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द बॉटम ऑफ कटिंग एज ऑफ इंटरमीडिएट वॉल इन डबल डी वेल शुड बी केप्ट। कितना होगा दोस्तों आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 mm एभव। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 418 में लिखा हुआ है द कटिंग एज शुड बी प्रॉपरली एंकर्ड टू द वेल कर्व। इन द केस ऑफ डबल डी वेल द बॉटम ऑफ द कटिंग एज ऑफ द इंटरमीडिएट वॉल में बी केप्ट 300 mm एभव द आउटर कटिंग एज टू बी प्रिवेंट रॉकिंग। कितना होगा, एभव 300 मीटर होगा, तो आंसर 300 mm होगा, तो आंसर हो जाएगा एभव 300 mm। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सिंकिंग ऑफ स्टेनिंग शुड नॉट बी डन विदिन। कह रहा है कितना घंटे से पहले आप उसको मिट्टी डालने के कितने घंटे के भीतर नींव को नहीं खोदनी चाहिए, प्रश्न है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा 48 आवर्स के अंदर में आपको नहीं करना है। कहाँ लिखा हुआ है, पेज नंबर पारा नंबर 421 का लिखा हुआ है सिंकिंग ऑफ वेल इन वाटर का पॉइंट नंबर ये पढ़िए। द सिंकिंग ऑफ वेल इज डन बाय रिमूविंग द सॉइल विथ ग्रैप्स और चिसलिंग द ड्राइंग आउट ऑफ द सॉइल। सिंकिंग ऑफ स्टेनिंग शुड नॉट बी डन विदिन 48 आवर्स ऑफ द कास्टिंग। कास्टिंग के 48 आवर्स से पहले आपको क्या करना है, नहीं हटाना है उसको, तो आंसर हो जाएगा 48 आवर्स। अगला प्रश्न है हमारा, कह मिनिमम फ्री बोर्ड टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सिंकिंग ऑफ द वेल इज। सिंकिंग ऑफ वेल के केस में मिनिमम फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए दोस्तों। तो सिंकिंग के केस में जो मिनिमम फ्री बोर्ड का डाटा है वो है 0.6 मीटर होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 421 में दिया हुआ सिंकिंग ऑफ वेल इन द वाटर में पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसलैंड का पॉइंट नंबर ए कह रहा है द आइसलैंड शुड प्रोवाइडेड सफिशिएंट वर्किंग स्पेस ऑफ अबाउट 2 to 3 meters all around the well. The minimum freeboard of 0.6 meter should always be provided. तो इस केस में मिनिमम फ्रीबोर्ड कितना होना चाहिए, 0.6 मीटर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा दोस्तों। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिनिमम जो फ्री बोर्ड होता है वो 1 मीटर होता है डिजाइन डिस्चार्ज के केस में, है ना, और यहाँ दिया हुआ है 0.6 मीटर होता है। तो ये है बेल के केस में, और वो भी आइसलैंड कंस्ट्रक्शन के केस में कितना होता है मिनिमम फ्री बोर्ड 0.6। कल जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था पारा नंबर 313। चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं कि पारा नंबर 313 में क्या लिखा हुआ है फ्री बोर्ड के लिए। और यहाँ फ्री बोर्ड के लिए लिखा हुआ है मिनिमम फ्री बोर्ड ऑफ 0.6 मीटर ऑलवेज प्रोवाइडेड। किस केस में, सिंकिंग ऑफ वेल इन वाटर के केस में, जब आइसलैंड कंस्ट्रक्शन करना हो। अब आइए पारा नंबर 313 में लेके चलते हैं जहाँ फ्री बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं पारा नंबर 313 में। ये देखिए पारा नंबर 313
13 फ्री बोर्ड के लिए क्या लिखा हुआ है, द फ्री बोर्ड फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज क्यू द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रेलवे एम्बैंकमेंट और टॉप ऑफ द गाइड बैंड इंक्लूडिंग ए फ्लक्स शैल नॉट बी लेस देन 1 मीटर। तो इस फॉर्मेशन के केस में कितना होना चाहिए, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर वहाँ कुआं का केस है तो वहाँ होना चाहिए 0.6 मीटर। तो ये दोनों डाटा आपको याद करना होगा, यहाँ पर होगा 1 मीटर और वहाँ बेल के केस में होगा 0.6 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जहाँ कहीं भी डाटा में कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, मैं दोनों पारा आपको रेफरेंस में लेके चलूँगा ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन प्रश्नों के साथ पैदा ना हो। अगला प्रश्न है हमारा, परमिसेबल टिल्ट ऑफ वेल फाउंडेशन इज, वेल फाउंडेशन का परमिसेबल टिल्ट कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1/100। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है और VVI भी है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। कहाँ दिया हुआ इसका आंसर, आ जाइए पारा नंबर 424 में टिल्ट एंड शिफ्ट ऑफ द वेल का पॉइंट नंबर 1 लिमिट ऑफ टिल्ट एंड शिफ्ट में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर ए पढ़ते हैं, एज फार एज पॉसिबल बेल शैल बी संक विदाउट एनी टिल्ट एंड शिफ्ट। पहले तो नॉर्मल केस में ये होना चाहिए कि ये कंडीशन नहीं आए, विदाउट संक हो, लेकिन यदि ऐसा जरूरत पड़ता है तो टिल्ट ऑफ अप टू 1/100 यानी 1% एंड द शिफ्ट D/40 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 mm कैन बी परमिटेड। तो टिल्ट होगा आपको दोस्तों 1/100 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी 1%, और जो शिफ्टिंग जो है वो D/, कितना होगा, D/40 होगा, और मैक्सिमम 150 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो D/40 हो या तो 150 mm हो। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि D/, जो 40 लिखा हुआ है दोस्तों, D/40 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर D का मतलब क्या है, D का मतलब हुआ है डायमीटर। क्या है ये, डायमीटर। और डायमीटर किसका है, डायमीटर ये पाया का है। मान लिए कि ये पाया है दोस्तों, तो इसका डायमीटर कितना है, ये जो डायमीटर है इसका, यही इसका डायमीटर है। मान लिया अब डायमीटर मान लेते हैं यहाँ पे 40 मान लेते हैं या 60 मान लेते हैं, तो इस डायमीटर का 60/40 ही आपको परमिट करता है टिल्टिंग करने का, या सॉरी शिफ्टिंग करने का। इससे ज़्यादा आप शिफ्ट नहीं कर सकते। 40/40 के रेशियो में ही आप इसको शिफ्टिंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना करेंगे, 150 mm करेंगे मैक्सिमम, यानी या तो ये हो और मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये लिमिटेड कर दिया है, यानी सब्जेक्ट टू कर दिया है लिमिटेड। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। डी का मतलब समझ गए होंगे कि डी का मतलब होता है डायमीटर। देखिए अगला प्रश्न हमारा वही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, परमिसेबल शिफ्ट ऑफ द बेल, बेल का परमिसेबल शिफ्टिंग कितना है। तो हम लोग अभी देखे थे D/40 और सब्जेक्ट टू कितना 150 mm, या तो ये हो और मैक्सिमम हो रहा है तो 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डी क्या है, डाया ऑफ बेल है यहाँ पे हमारा, डी का मतलब है डाया ऑफ बेल। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये लिखा हुआ है पारा नंबर 424 का लास्ट नंबर पॉइंट, शिफ्ट ऑफ D/40 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 mm कैन बी परमिटेड। प्रश्न कह रहा है, इन प्रैक्टिस ड्राइवर्स आर जनरली लिमिटेड टू वर्किंग डेप्थ ऑफ। कह रहा है कि जो गोताखोर होते हैं, ड्राइवर्स जो होते हैं, वो प्रैक्टिस में उनका लिमिटेशन वर्किंग कितना डेप्थ तक है। तो देखिए दोस्तों पारा नंबर 425 में दिया हुआ है, बट इन प्रैक्टिस इट मे बी लिमिटेड टू अबाउट 35 मीटर्स। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू में ही देखे थे कि थियोरेटिकली इसका होता है 75 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थियोरेटिकली ए डाइवर कैन वर्क अप टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 75 मीटर्स। थियोरेटिकली होता है इनका 75 मीटर और प्रैक्टिस के केस में होता है इनका 35 मीटर। ये दो डाटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 35 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, और बहुत बढ़िया प्रश्न है, VVI है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या कह रहा है, कह रहा टिल्ट करेक्शन बाय व्हिच मेथड। टिल्ट करेक्शन जो हम लोग करते हैं किस मेथड से करते हैं, एसेंट्रिक लोडिंग मेथड, अप्लाइंग पुल टू वेल और अप्लाइंग पुश टू वेल। क्या ये तीनों से करते हैं, यस, ये तीनों मेथड अप्लाई किया जाता है करेक्शन करने के लिए। और कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, आइए सीधा नंबर लेके चलते हैं हम आपको पारा में। ये है पारा नंबर, मैं नहीं लिखा हूँ, चलिए बता देता हूँ आपको पारा नंबर क्या होगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर देखने के बाद हम सीधा आपको मैनुअल पे लेके चलेंगे और पारा नंबर इसका देखेंगे दोस्तों। तो इसका देखिए लिखा हुआ है टिल्ट करेक्शन, पॉइंट नंबर 2,
टिल्ट करेक्शन में कौन कौन सा करेक्शन है? पहला करेक्शन है इसेंट्रिक डायरेक्शन, जो हमारा पहला ऑप्शन यही था। दूसरा है इसेंट्रिक लोडिंग। तीसरा है अप्लाई पुल टू द वेल, और चौथा है अप्लाइंग पुश टू द वेल। यानी ये 4 प्रकार के टिल्टिंग करेक्शन मेथड है जिससे हम लोग करेक्शन करते हैं। किसका? टिल्ट का। किसी भी बेल का जो टिल्टिंग करते हैं वो 4 मेथड से करते हैं, और ये चारों मेथड का नाम हम लोगों को याद करना चाहिए। इसेंट्रिक ड्राइविंग, इसेंट्रिक लोडिंग, अप्लाई पुल टू द वेल और अप्लाइंग पुश टू द वेल। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में पूछ भी सकता है इनमें से कौन सा नहीं यूज़ करते हैं टिल्टिंग करेक्शन में, और इनमें से 3 गो रहेगा, एक अलग रहेगा दोस्तों। जब तक ये चारों पॉइंट याद नहीं रहेगा आप छाट नहीं पाएंगे। इस चलते ये चारों पॉइंट को आप लिख लीजिएगा डायरी में कहीं, और इसे याद करते चलेंगे। चलिए इसको लेकर चलते हैं सीधा मैनुअल पे। कहाँ पर है ये? देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं पारा नंबर 424 में। देखिए 424 में दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2, टिल्ट करेक्शन। टिल्ट करेक्शन में हम लोग 4 पॉइंट पढ़े हैं। 4 पॉइंट देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये है देखिए उसका चारों पॉइंट कौन कौन सा है, अभी हम लोग देखे थे। पहला है एसेंट्रिक ड्रेजिंग, दूसरा है एसेंट्रिक लोडिंग, तीसरा है अप्लाइंग पुल टू द वेल, और चौथा है अप्लाइंग पुश टू द वेल, जिसको हमने प्रश्न में हाईलाइट करके रखा था ये चारों पॉइंट को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम देख लिए कि ये है टिल्टिंग करेक्शन हमारा पारा नंबर 424 का 2 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है एनी डाइवर यानी कोई गोताखोर हु विल बी इम्प्लॉयड इन डेप्थ बियॉन्ड डैश मीटर शुड बी मेडिकली सर्टिफिकेट। कह रहा कोई ऐसा गोताखोर जिसको कितना मीटर से नीचे जाने पर उनको मेडिकली सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी होना है कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं, तभी आप उसको उतना मीटर से ऊपर जाने देंगे कुएं में यानी पानी के अंदर गोताखोर करने के लिए। कहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों? तो आंसर है इसका 10 मीटर से ज़्यादा यदि उनको भेजना है पानी के अंदर तो पूरी तरह से मेडिकली सर्टिफाइड होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 425 में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर ए पढ़ते हैं यहाँ से, एनी डाइवर हु विल बी एम्प्लॉयड इन डेप्थ बियॉन्ड 10 मीटर शुड बी मेडिकली सर्टिफाइड। वह मेडिकली क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, तभी आप उसको 10 मीटर से ऊपर डेप्थ करने के लिए, मतलब ऊपर डेप्थ में आप गोताखोर लगाने के लिए दे सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 मीटर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी वीकली टेस्ट चल रहा है। अब वीकली टेस्ट चालू है। एएन के लिए जो वीकली टेस्ट हो रहा है दोस्तों, वो हर एक शनिवार के शनिवार, सैटरडे के सैटरडे हो रहा है, और शाम के 5 बजे से टेस्ट शुरू हो जाता है। पर आपको जब इच्छा है तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, पूरे 12 बजे रात तक खुला रहेगा। आप चाहें तो नेक्स्ट डे भी सवेरे दे सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो हम पब्लिश करते हैं नेक्स्ट डे संडे को 12 बजे दिन में करते हैं। तो 12 बजे दिन से पहले आप कभी भी अटेंड हो सकते हैं, शनिवार के 5 बजे शाम के बाद से। और इसका रैंक 12 बजे हम ग्रुप में पब्लिश कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमारा लेवल पूरे भारत में तैयारी कैसी चल रही है, हमारा लेवल कितना है। हालांकि ग्रुप में भी आप एप्लीकेशन में भी जो हमारा है वहाँ पर भी आपको रैंक दिख जाएगा, नंबर भी दिख जाएंगे, कौन कौन क्वेश्चन आपको गलत है वो भी दिख जाएंगे, सोल्यूशन में सब कुछ मिल जाएगा वहाँ। लेकिन ग्रुप में आपको रैंक डालते हैं ताकि आपका लेवल पता चल सके। दूसरा जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जेई के लिए हर एक संडे के संडे हमारा टेस्ट चल रहा है, वीकली टेस्ट, जो शाम के 5 बजे से शुरू होता है, और ये भी नेक्स्ट 12 बजे तक खुला रहता है। चलिए सीधे अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और आपको जानकारी हो जाएगी कि आ गई है, और तैयारी करने में अच्छी रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।